चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरूर। दो लोग हैं, एक जिसका आईक्यू कह सकते हैं रॉकेट की तरह तेज है, देश के सबसे अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, और दूसरा अकादमिक रूप से शायद उतना तेज नहीं, पर लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, उस पे भरोसा करते हैं। अच्छा। और लंबे समय में देखें तो वही जिंदगी में ज्यादा सफल और संतुष्ट नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी पहेली के केंद्र में जो एक विचार है उसे समझने की कोशिश करेंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। हमारे पास डैनियल गोलमैन की मशहूर किताब पर आधारित एक हिंदी ऑडियो बुक समरी की स्क्रिप्ट है। तो आज का हमारा मिशन ये देखना है कि ये स्क्रिप्ट इस गहरे विषय को आम लोगों के लिए कैसे आसान बनाती है। और ये विषय आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ, ये तो है। जैसा स्क्रिप्ट में भी कहा गया है, आज की दुनिया में तनाव, कंपटीशन, तुलना, ये सब हर जगह है। ऐसे में सिर्फ किताबी ज्ञान या एकेडमिक स्मार्टनेस वो काफी नहीं है। डैनियल गोलमैन का पूरा तर्क ही यही था कि सफलता का असली पैमाना सिर्फ आपका आईक्यू नहीं है, बल्कि ये है कि आप खुद के और दूसरों के इमोशंस के साथ कितने स्मार्ट हैं। बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट इसी विचार को सामने रखती है कि हम अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा सहयोगी, अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस विचार की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हाँ। स्क्रिप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। अपने और दूसरों के जज्बातों को पहचानना, समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना। और इसे समझने के लिए स्क्रिप्ट इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांट देती है। 5 स्तंभ। हाँ। आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। ये 5 स्तंभों वाला ढांचा वाकई बहुत मददगार है। ये एक जटिल आइडिया को छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ देता है। एक रोड मैप की तरह है ना? हाँ बिल्कुल, एक रोड मैप कि इस सफर की शुरुआत कहाँ से करें। और जैसा स्क्रिप्ट सही इशारा करती है, शुरुआत हमेशा खुद से होती है। बिल्कुल। तो पहला स्तंभ है आत्म जागरूकता, यानी इस पल में ये जानना कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है और क्यों। स्क्रिप्ट में एक बहुत ही रिलेटेबल उदाहरण है। हाँ। आप ऑफिस से बुरी तरह थके हुए घर आते हैं। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। और परिवार के किसी सदस्य की एक छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं। बाद में एहसास होता है कि गुस्सा उस व्यक्ति पर नहीं था। गुस्सा तो दिन भर की थकान और बॉस के दिए तनाव पर था। बिल्कुल। क्योंकि अपनी असली भावना की पहचान ही नहीं हुई, इसलिए प्रतिक्रिया गलत जगह पर निकल गई। मैं इस बात से सहमत हूँ, पर इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगा। अच्छा। स्क्रिप्ट कहती है अपनी भावना को पहचानो, ये जरूरी है, लेकिन सच्ची आत्म जागरूकता इससे एक कदम और आगे है। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि मैं गुस्से में हूँ। तो फिर क्या है? ये पूछना है कि ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है। क्या ये सिर्फ आज की थकान है, या ये इस एहसास से आ रहा है कि मुझे मेरे काम में सम्मान नहीं मिल रहा? क्या ये कोई असुरक्षा है? मतलब भावना की जड़ तक पहुंचना। हाँ, स्क्रिप्ट इस गहरी खुदाई की बात नहीं करती, पर असली बदलाव तभी आता है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। तो हमारे शुरुआती उदाहरण पर वापस जाएं, तो जो हाई आईक्यू वाला व्यक्ति है वो शायद अपनी भावना को गुस्सा का लेबल देकर आगे बढ़ जाएगा, शायद। लेकिन एक हाई ईक्यू वाला व्यक्ति शायद रुकेगा और सोचेगा, मैं असल में थका हुआ और निराश महसूस कर रही हूँ, गुस्सा तो बस उसका एक लक्षण है। और यहीं से स्क्रिप्ट का दूसरा स्तंभ, आत्मनियमन, तस्वीर में आता है। हाँ, स्क्रिप्ट की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप अपनी भावनाओं को नाम दे सकते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ, नाम देना पहला कदम है और नियमन दूसरा। भावनाओं को पहचान लिया, अब उसका क्या करें। आत्मनियमन का मतलब भावना को दबाना नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है ये चुनना कि उस पर प्रतिक्रिया कैसे दी जाए। स्क्रिप्ट का वो बॉस वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ, कि मीटिंग में बॉस ने सबके सामने डांट दिया। हाँ, आपका पहला आवेग, पहली इंपल्स होती है कि पलटकर जवाब दें या दरवाजा पटक कर बाहर निकल जाएं। लेकिन आप रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं। आप सोचते हैं कि अभी प्रतिक्रिया देने से हालात बिगड़ेंगे। ये रुकना, ये ठहराव ही आत्मनियमन है। लेकिन ये ठहराव, ये पॉज आज की हमेशा ऑन दुनिया में कितना प्रैक्टिकल है? जब आपको तुरंत ईमेल का जवाब देना हो या सोशल मीडिया पर किसी कमेंट पर रिएक्ट करना हो। ये एक बेहतरीन सवाल है। क्या ये सलाह थोड़ी पुरानी नहीं हो गई? मेरा मानना है कि ये आज और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा। डिजिटल दुनिया हमसे तत्काल प्रतिक्रिया मांगती है,
जो अक्सर हमारी सोची समझी प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि एक भावनात्मक आवेग होता है। सही बात है। आत्मनियमन का मतलब घंटों तक सोचना नहीं है। इसका मतलब 5 सेकंड का पॉज भी हो सकता है। लिखने से पहले सोचना, भेजने से पहले दोबारा पढ़ना। स्क्रिप्ट इसे कमजोरी नहीं, भावनात्मक ताकत कहती है। मैं कहूंगा कि ये आज के दौर का सुपर पावर है। सुपर पावर? हाँ, ये प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन और प्रतिसाद यानी रिस्पॉन्स के बीच का अंतर है। हमारा हाई आईक्यू वाला व्यक्ति शायद तुरंत एक तीखा ईमेल लिख देगा, और हाई ईक्यू वाला? वो ड्राफ्ट तो लिखेगा, लेकिन उसे भेजेगा अगले दिन ठंडे दिमाग से। और शायद यही छोटी छोटी चीजें लंबे समय में करियर और रिश्तों में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। बिल्कुल। ये हमें स्क्रिप्ट के तीसरे स्तंभ पर लाता है, प्रेरणा या मोटिवेशन। यहाँ स्क्रिप्ट उन लोगों की बात करती है जो बाहरी इनाम जैसे पैसा या तारीफ के बिना भी लगातार मेहनत करते रहते हैं। इसमें एक भारतीय छात्र का उदाहरण है जो बार बार फेल होने के बाद भी लगा रहता है। हाँ, मामलों में ये है भी। ये हमें लचीलापन देती है। लेकिन हमें ये भी पूछना चाहिए कि उस छात्र की अंदरूनी प्रेरणा कहाँ से रही है? क्या वो ज्ञान की प्यास से आ रही है, या जैसा कि स्क्रिप्ट कहती है, खुद को साबित करने की इच्छा से? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ये प्रेरणा असफलता के गहरे डर या किसी को गलत साबित करने की जिद से आ रही है, तो क्या ये स्वस्थ है? शायद नहीं। ऐसी प्रेरणा अक्सर हमें सफलता तो दिला सकती है, लेकिन साथ में एंग्जाइटी और बर्नआउट भी ला सकती है। वाह, ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि हर तरह की अंदरूनी प्रेरणा बराबर नहीं होती? बिल्कुल नहीं। एक प्रेरणा खुशी और विकास से आती है और दूसरी डर और असुरक्षा से। और शायद सच्ची भावनात्मक बुद्धिमत्ता इन दोनों के बीच के फर्क को समझने में ही है। ये जानना कि आपकी अंदरूनी आग आपको रोशन कर रही है या जला रही है। सही बात है। स्क्रिप्ट का निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है। अगर आपकी मोटिवेशन अंदर से आती है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं इसमें बस इतना जोड़ूंगा, सुनिश्चित करें कि वो प्रेरणा सही जगह से आ रही हो। जब प्रेरणा आत्म स्वीकृति से आती है, न कि बाहरी मान्यता की भूख से, तब आप सच में अजय हो जाते हैं। तो ये पहले 3 स्तंभ, आत्म जागरूकता, आत्मनियमन और स्वस्थ प्रेरणा, ये मिलकर एक मजबूत आंतरिक दुनिया बनाते हैं। लेकिन सिर्फ अंदर से मजबूत होना तो काफी नहीं है ना? अगर आप अपनी दुनिया में अकेले हैं तो प्रेरणा भी एक समय पर खत्म हो जाती है। सही कहा। और यहीं पर स्क्रिप्ट के अगले 2 स्तंभ आते हैं जो हमें दूसरों से जोड़ते हैं। अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जिसे स्क्रिप्ट किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा कहती है, सहानुभूति, एम्पैथी। हाँ, इसका मतलब है ये समझ पाना कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है बिना उसके कुछ कहे। स्क्रिप्ट में माँ का उदाहरण बहुत प्यारा है। उनका चेहरा देखकर आप समझ जाते हैं कि आज वो ठीक नहीं है, भले ही वो एक शब्द न कहें। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि नेतृत्व यानी लीडरशिप की जड़ सहानुभूति में ही होती है। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये हमेशा सच है? हमने तो बहुत से सफल लीडर देखे हैं जो बिल्कुल भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं लगते। यहाँ हमें सहानुभूति के प्रकारों को समझना होगा जिस पर स्क्रिप्ट गहराई में नहीं जाती। अच्छा। एक होती है भावनात्मक सहानुभूति, इफेक्टिव एम्पैथी, जहां आप सच में दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं। ये दोस्तों और परिवार के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक लीडर के लिए ज्यादा जरूरी है संज्ञानात्मक सहानुभूति, कॉग्निटिव एम्पैथी। वो क्या होती है? यानी दूसरे के नजरिए को समझना बिना उनकी भावनाओं में बहे। आप एक डॉक्टर के बारे में सोचिए, अगर वो हर मरीज का दर्द महसूस करने लगे तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। सही बात है। उसे मरीज की हालत को समझना है, महसूस नहीं करना। एक अच्छा लीडर भी यही करता है। वो समझता है कि उसकी टीम क्यों तनाव में है और फिर उस समझ के आधार पर तार्किक फैसले लेता है। तो सहानुभूति का मतलब सिर्फ एक नरम दिल इंसान होना नहीं है। नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक समझ है। हमारा हाई आईक्यू वाला व्यक्ति शायद डेटा समझेगा, लेकिन हाई ईक्यू वाला लीडर उस डेटा के पीछे के इंसानी पहलू को समझेगा। बिल्कुल, कि नए टारगेट से टीम में क्या बेचैनी है या कोई सदस्य निजी परेशानी की वजह से क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और ये समझ ही 5वें और आखिरी स्तंभ सामाजिक कौशल या सोशल स्किल्स का आधार बनती है। हाँ, सहानुभूति महसूस करना है, सामाजिक कौशल उस महसूस किए हुए को व्यवहार में लाना है, सहानुभूति को एक्शन में बदलना। मतलब सही बात को सही तरीके से कहना, विवादों को संभालना और लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल। स्क्रिप्ट के मुताबिक
उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग चिल्लाकर नहीं, समझाकर बात करते हैं। उनके लिए बहस जीतने से ज्यादा जरूरी रिश्ता बचाना होता है। हाँ, ये संघर्ष को सहयोग में बदलने की कला है। लेकिन क्या? यहाँ भी एक स्याह पक्ष है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो क्या है? क्या उच्च सामाजिक कौशल का इस्तेमाल दूसरों को अपनी बातों में फंसाने या मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। एक करिश्माई लेकिन अनैतिक नेता लोगों को प्रेरित करने के लिए इन्हीं कौशलों का उपयोग करता है। इसलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपने आप में नैतिक नहीं है, ये एक औजार है। और इसका इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल करने वाले के मूल्य क्या हैं। बिल्कुल। तो इसका कुल मतलब ये हुआ कि ये पांचों स्तंभ, खुद को जानना, नियंत्रित करना, प्रेरित करना, दूसरों को समझना और रिश्तों को संभालना, ये मिलकर एक शक्तिशाली टूल किट बनाते हैं। स्क्रिप्ट अंत में इसे 5 मुख्य जीवन सबकों में समेटती है। भावनाओं को पहचानो, प्रतिक्रिया से पहले रुको, प्रेरणा अंदर ढूंढो, सहानुभूति रिश्तों की नींव है। और सफलता सिर्फ कौशल नहीं, बल्कि कौशल और भावनाओं का मेल है। हाँ। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। क्या? ये स्क्रिप्ट एक कॉल टू एक्शन के साथ समाप्त होती है। दर्शकों से वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट में बताने के लिए कहा जाता है कि उन्हें कौन सी सीख सबसे ज्यादा काम की लगी। हाँ, ये तो आजकल हर वीडियो में होता है। पर अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों का ही एक प्रयोग है। अच्छा, ये जो कॉल टू एक्शन वाली बात है, क्या ये स्क्रिप्ट में साफ साफ लिखा है या ये आपका अपना विश्लेषण है? ये मेरा विश्लेषण है। क्योंकि ये एक बहुत ही चालाक अवलोकन है। आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट खुद EQ का इस्तेमाल कर रही है। मैं कह रहा हूं कि ये स्क्रिप्ट के संदेश के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। देखिए, दर्शकों से उनकी राय पूछना, ये जानना कि उन्हें क्या पसंद आया, ये संज्ञानात्मक सहानुभूति है। आप उनके नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। कमेंट्स का जवाब देना और एक समुदाय बनाना, ये सामाजिक कौशल है। ये एक तरफा भाषण नहीं है, बल्कि एक रिश्ता बनाने की कोशिश है। सही कहा। ये दिखाता है कि सामग्री बनाने वाला भी दर्शकों की भावनाओं और विचारों को महत्व देता है, जिससे दर्शक ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वाह, ये तो मेटा लेवल पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल हो गया। हाँ। स्क्रिप्ट न केवल विषय के बारे में सिखा रही है, बल्कि अपने फॉर्मेट में ही उन सिद्धांतों को लागू भी कर रही है। और ये सामग्री को और ज्यादा प्रभावी बनाता है, क्योंकि दर्शक सिर्फ ज्ञान नहीं ले रहे, बल्कि अनजाने में उस ज्ञान का अनुभव भी कर रहे हैं। वो एक ऐसे संवाद का हिस्सा बन रहे हैं जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के लिए डिजाइन किया गया है। सही। तो आज हमने इस हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट के जरिए ये समझा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे जटिल विषय को रोजमर्रा के उदाहरणों से कितना सरल और सुलभ बनाया जा सकता है। हमने देखा कि कैसे ये स्क्रिप्ट 5 स्तंभों में विषय को बांटती है, पर हमने ये भी देखा कि हर स्तंभ के नीचे और भी गहरी परतें हैं, जैसे स्वस्थ बनाम अस्वस्थ प्रेरणा, भावनात्मक बनाम संज्ञानात्मक सहानुभूति, और इन कौशलों के नैतिक उपयोग का सवाल। और ये स्क्रिप्ट हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ती है। क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या इमोशंस आपको? इसी से जुड़ा एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? जो आज के दौर के लिए शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आज के डिजिटल युग में, जहां सोशल मीडिया और न्यूज फीड के एल्गोरिदम हमें गुस्सा दिलाने, खुश करने, डराने हैं, कुछ खरीदने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। क्या हम वाकई अपनी भावनाओं की ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, या हम अनजाने में किसी और के लिखे कोड पर सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और हमारी आत्म जागरूकता और आत्म नियमन वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है?